नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं 5 की बात। एलजेपी पारस गुट के प्रमुख पशुपति पारस ने ऐलान किया है कि वो हाजीपुर से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये भी ऐलान किया है कि पार्टी के सभी सांसद अपनी सीट से चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस ने कहा कि वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष का सम्मान करते हैं, लेकिन मीडिया में जो खबरें हैं उससे वो निराश हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार एलजेपी के कोटे के सभी 5 सीटें चिराग पासवान को दे रही है। साथ ही हाजीपुर से भी चिराग पासवान के लड़ने की खबरें हैं। हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया, तो जब तक विधिवत एनडीए गठबंधन का बिहार का लिस्ट प्रकाशित नहीं होता है तब तक हम इंतजार करते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व से मैं आग्रह भी करता हूं कि आप पुनर्विचार करिए। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ कहीं भी जाने के लिए। क्या आप हाजीपुर से किसी भी सूरत में चुनाव लड़ेंगे? पारस जी, नहीं, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। और सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी प्रशांत के पास। प्रशांत, पशुपति पारस का ये ऐलान बीजेपी और एनडीए की रणनीति में बिहार में खासतौर से किस तरह का असर डाल सकता है? जी देखिए, पशुपति पारस ने ऐलान किया कि उनके जितने भी सांसद हैं, अभी फ़िलहाल अब उनकी पार्टी में आज जो बैठक हुई है उसमें केवल 3 सांसद मौजूद थे, लेकिन सभी सांसद अपनी अपनी जो सीटें हैं उनकी वहां से वो उम्मीदवार होंगे, वो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। और पशुपति पारस खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो हाजीपुर से उम्मीद है कि चिराग पासवान वहां से चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। तो अब ये लगभग तय हो गया है कि वहाँ पर लड़ाई चाचा और भतीजा के बीच में होगी। तो ये आप समझ सकती हैं कि जब लड़ाई चाचा और भतीजा के बीच में हो तो लड़ाई कितनी दिलचस्प हो जाएगी। और दूसरी चीज़ कि ये अभी नहीं पता है वैसे कि पशुपति पारस किस पार्टी से या किस गठबंधन से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमारी जानकारी ये है कि उनकी बातचीत जो इंडिया अलायंस है, जो महागठबंधन है बिहार में जिसमें आरजेडी और कांग्रेस है, उससे अभी तक प्राथमिक स्तर पर भी वो बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। तो अभी तक ये मालूम नहीं है कि इंडिया गठबंधन इनको इनकी चॉइस की जो सीटें हैं वो देने को तैयार होंगी या नहीं। लेकिन जो बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं और बीजेपी के नेता मानते हैं कि जहां तक पासवान वोटों का सवाल है वो अब चिराग पासवान पर उसका ज़्यादा अधिकार है। चिराग पासवान के पक्ष में ज़्यादा हैं पासवान जाति के जो वोटर हैं, और वो बड़ी संख्या में वहाँ पर वोटर हैं। लिहाजा अगर ऐसा है तो इससे बीजेपी के नेताओं को लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि उसके जितने वोटर हैं वो इंटैक्ट रहेंगे और चिराग पासवान के एनडीए में होने की वजह से एनडीए के पक्ष में ही वो मतदान करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज 2-3 दिनों पहले तक जिस पशुपति पारस के जो सुर हैं वो तारीफ़ों के पुल बांधते थे, प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के और बीजेपी अध्यक्ष थे, आज उनकी बातों में साफ साफ दिख रहा था कि वो तल्खी थी, वो खुश नहीं थे। और उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी के साथ न्याय नहीं हुआ है और बीजेपी को चाहिए कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। लेकिन जब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया जाता है तब तक वो इंतज़ार करेंगे और औपचारिक ऐलान होने के बाद फिर अगली जो उनकी रणनीति है उस पर आगे बढ़ेंगे। जी, मनीष कुमार भी इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। मनीष, जो बात पशुपति पारस कह रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष का सम्मान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी रणनीति भी खुलकर सामने रख रहे हैं। तो क्या माना जाए कि ब्रेकअप एनडीए से हो चुका है पारस का, या फिर अभी इस पर उन्होंने सारे जो अपने पत्ते हैं वो सामने नहीं रखे हैं? देखिए, पारस का ब्रेकअप नहीं हुआ है, बल्कि पारस को फोर्सिबली जो है, यानी कि उनको सख्ती लगाकर उनको एनडीए से बाहर किया जा रहा है। और ये उनको नागवार गुजर रहा है, क्योंकि बिहार में जो बीजेपी है और केंद्र में जो बीजेपी है, उन दोनों को लगता है कि पारस के पास जो लोक जनशक्ति का आधारभूत 6% पासवान वोट है वो उनके साथ नहीं है, बल्कि वो चिराग पासवान को अपना नेता मानता है। इसलिए चिराग पासवान के मन मुताबिक उनको 5 सीटें दी गई हैं और उसको अनौपचारिक रूप से उनको कन्वे भी कर दिया गया है। लेकिन
पारस की तलखी अगर है तो उसका कारण दूसरा है कि चिराग ने न केवल 5 सीट ली है बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अपने दबाव की राजनीति से बीजेपी को ये भी साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में न केवल पशुपति पारस को किसी भी तरीके का जो कहा जाता है कि राज्यसभा या राज्यपाल जैसे पद दिए जाए, बल्कि इनमें से जो भी सांसद 5 सांसद हैं उन्हें किसी भी तरीके से किसी भी कोटे से एकोमोडेट नहीं किया जाए। और यही एक बड़ा कारण है कि अब पशुपति कुमार पारस जो हैं वो वही करने जा रहे हैं जो चिराग पासवान ने 2020 में नीतीश कुमार के साथ किया था, यानी कि वो हर सीट पर अपना उम्मीदवार, उन सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे जहां पर चिराग पासवान और उनके जो अन्य 4 उम्मीदवार होंगे, जिससे कि उनकी कोशिश यही है कि ना जीते और ना ही जीतने दे। लेकिन उसमें वो कितना इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे उस पर सवालिया निशान है, क्योंकि आज की तारीख में बिहार में जो एनडीए है उसका जो वोट का शेयर है वो काफ़ी व्यापक है, काफ़ी बड़ा है। ऐसे में बहुत ज़्यादा वो आप कह सकते हैं सेटबैक करेंगे राजनीतिक रूप से, उसमें लोगों को अभी से शक है। जी शुक्रिया प्रशांत और मनीष कुमार, आप दोनों का इस अपडेट के लिए। और अब हमारी अगली बड़ी खबर, संदेश खाली के पीड़ित आज राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। 5 महिलाओं समेत हिंसा के शिकार 11 पीड़ितों ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की है। राष्ट्रपति मुर्मू को एक ज्ञापन देकर कहा गया कि पीड़ित परिवारों के हालात संदेश खाली में बेहद चिंताजनक हैं और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सेंटर फॉर SC/ST सपोर्ट एंड रिसर्च के निदेशक डॉक्टर पार्थ विश्वास ने कहा कि राष्ट्रपति ने पूरे मामले को बड़ी सहानुभूति के साथ सुना और इससे बहुत दुखी भी हुई। संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए शोषण पर देश भर की निगाहें हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में संदेश खाली में महिलाओं का आंदोलन तृणमूल कांग्रेस के लिए गले की फांस बन चुका है। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख CBI की गिरफ्त में है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश पर TMC के सस्पेंडेड नेता शेख को CBI के हवाले किया है, लेकिन संदेश खाली में हुए मानसिक और शारीरिक शोषण के आरोपों पर राज्य सरकार को भी जवाब देना होगा। संदेश खाली की कुछ पीड़ित महिलाएं इस वक्त हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही अनुपमा बेरा है असिस्टेंट प्रोफेसर और सुमित्रा गोयंका सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला NDTV इंडिया के लिए। और आप दोनों के पास जाने से पहले अगर मैं दोनों पीड़ितों से पूछ सकूं, आप लोगों की इस वक्त क्या मांग है? आप क्या चाहती हैं? তোমাদের জিজ্ঞেস করছে যে তোমরা কি চাও, তোমরা এখানে কেন আছো, একজন কেউ বলতে পারো। আমরা শেখ শাহজাহানের শাস্তি চাই এবং আমরা সন্দেশখালী মানুষের শান্তিও চাই। এবং শেখ শাহজাহান একা ধরা পড়েছে, কিন্তু শেখ শাহজাহানের বাহিনীরা এখনো পর্যন্ত ধরা পড়েনি। আমাদেরকে এখনো হুমকি দেওয়া হচ্ছে যে শাহজাহান শেখ জেল থেকে ফেরত আসে 1 মাস পর ফিরে আসবে, তখন তোমাদের কি হবে? তখন তো তোমাদেরকে ক্যামেরায় তোমরা কথা বলেছো, তোমাদের চিহ্নিত করে করে তোমাদেরকে খুন করে ফেলে দেওয়া হবে। तो आगे और ये कार्रवाई चाहती हैं, ये कह रही हैं फिर जी, ये कह रही है कि शेख शाहजहां के जो भाई है और उनके जो दल के और लोग हैं वो अभी भी है और उनको धमकी दे रहे हैं कि उनका खून कर देंगे या फिर उनको कोई तकलीफ देंगे। तो ये बोल रहे हैं कि अभी उनको इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि ना ही शेख शाहजहां को कोई सज़ा हुआ है और बाकी जो लोग हैं जो शेख शाहजहां के साथी है वो आज भी उनको धमका रहे हैं और इनकी जो जीवन है ये काफ़ी खतरे में है, इनके या इनके परिवार वालों के जो जीवन है। तो ये शांति नहीं है संदेश खाली में। तो ये चाहते हैं कि इस पर ध्यान आकर्षण हो और संदेश खाली के लोगों को शांति मिले, उनको जस्टिस मिले इन सारी चीज़ों से। आप लोग राष्ट्रपति तक पहुंची और अब उनके हस्तक्षेप की, उनके इंटरवेंशन की आप लोग मांग कर रही हैं। आप अभी तक वहां पर ज़मीन पर क्या होता रहा है आप लोगों के साथ, आपके परिवारों के साथ?
আপনাদের পরিবারের সঙ্গে কি হয়েছে ওখানে, কি মানে ওখানের গ্রাউন্ড রিয়ালিটিস কি, ওখানে কি হচ্ছে, জমিনে ওখানে কি হচ্ছে, আপনাদের সঙ্গে কি কি সব হচ্ছে এটা আপনারা বলতে পারেন? যে আপনারা আজকে রাষ্ট্রপতি ভবনে এসে রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের সঙ্গে আপনি দেখা করেছেন, তো কি কি আপনাদের কষ্ট হচ্ছে ওখানে যার জন্য আপনারা আজকে এখানে এসেছেন, ওটা আপনারা বলতে পারেন কিছু? একজন কেউ বললে চলবে। যেমন আমাদের জমিন জবরদস্তি দখল করেছে শেখ শাহজাহান, যেহেতু এখন শেখ শাহজাহান নেই, অ্যারেস্ট হয়েছে, ওর ভাই আলমগীর শেখ সিরাজউদ্দিন শেখ আর ওর দল বাহিনী মিলে সমস্ত অত্যাচার চালাচ্ছে, এখনও অবধি অত্যাচার চালাচ্ছে। ওরা এখনও অবধি যে আমরা আন্দোলন নেমেছি, এখনও অবধি ওরা আমাদের জায়গা জমিন কিছুই ফেরত দেয়নি। আমাদের পুরো সন্দেশখালী এলাকা জুড়ে বিঘা বিঘা জমিন ওরা দখল করে নিয়ে বসে আছে। এমনকি আমরা গরিব মানুষ, দিন আনি দিন খাই, আমরা যে লোকের কাছ থেকে জমিন নিয়ে চাষ করছি, সেই চাষের মাছ ফিশারি সেসব ওরা লুটপাট করে নিয়েছে। আমরা যদি এই অবজেকশন লিখে থানায়, আমরা আমাদের সন্দেশখালী যে বড়বাবুর কাছে থানায় লিখে জমা দিতে যাচ্ছি, সে বড়বাবু আমাদেরকে জানাচ্ছেন আপনারা এগুলো গণ্ডগোল না করে আপনারা মীমাংসা করে নিন, যখন সে ভাই ফিরে আসবে আপনাদের লাশ পড়ে যাবে। এরকম ভাই এখনও অবধি থানা এবং শাহজাহানের যে গুন্ডা বাহিনী আছে, ওর ভাই আলমগীর আর শেখ সিরাজউদ্দিন, ওরা এখনও অবধি আমাকে হুমকি দিচ্ছে। আর পুলিশ প্রশাসন আমাদের কোনো দায়িত্ব নিচ্ছে না। আমাদের এখনও জীবন, আমাদের বেঁচে আছি ঠিকই, কিন্তু আমরা সেরকম ভাই বেঁচে নেই ম্যাডাম। जो मैं बात समझ पा रही हूँ, ये कह रही हैं कि धमकियाँ अभी भी मिल रही हैं इनको, इनके परिवारों को, और ज़मीन हड़पने का ये पूरा मामला है। लेकिन इससे जुड़े शारीरिक और मानसिक शोषण के भी आरोप संदेशखाली की महिलाएं लगाती रही हैं। तो किन मुश्किलों से इनको गुजरना पड़ा है इतने अरसे से, आप अगर इस बारे में कुछ बता पाए तो। नमस्ते, आप इंडिया को मैं बधाई देता हूँ कि इस संदेशखाली विषय को आप सामने ला रहे हैं। संदेशखाली में मैं ज़मीनी स्तर पर हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहे हैं, इनके साथ मिलके। मैं कुछ दिन पहले इनके साथ एक बहुत 35 महिला के साथ हम मिल चुके हैं। उनका जो पीड़ित कहानी है सुन के तुरंत आपको आप रो पड़ेंगे। जैसे कि दिन हो या रात, टाइम का कोई ध्यान नहीं है, जब भी बुलाएंगे साथ साथ तभी तुरंत जाना पड़ेगा। वो पार्टी का प्रचार हो कि उसके साथ पार्टी ऑफिस में कुछ काम हो, जो भी हो उसमें वहाँ जाकर उनके साथ काम करना होता है। जैसे कि रात भीत में उन लोग पार्टी करते हैं, पार्टी मतलब फुर्ती कर रहे हैं दारू के साथ, उनके साथ साथ उनके लिए खाना बनाना। जैसे कि एक बंगाल में एक मिठाई होते हैं जिसको पीठा कहते हैं, उस पीठा बनाना पड़ता है, उसको वो लोग वो दारू के साथ खाते हैं। अगर नहीं करेंगे तो इनको जबरदस्ती। तो आप ये कह रहे हैं कि जो वो कहते थे इन्हें, इन लोगों को वो मानना पड़ता था। लेकिन महिलाएं लगातार वहाँ आंदोलन करती रही हैं। सुमित्रा जी, अगर आप इनसे पूछ सके कि महिलाओं को वहाँ पर खास तौर से इन तरह की महिलाओं को किस तरह से निशाना बनाया है वहाँ के स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, जैसा कि ये सभी आरोप लगा रहे हैं। जी, एक बात उन्होंने कही है कि वो थाने में भी गए थे शिकायत दर्ज करने के लिए, लेकिन थाने में से भी उनको ये कहा जा रहा है कि आप लोग सेटल कर दीजिए सब मैटर्स, क्योंकि जब शेख शाहजहां वापस आएंगे तब वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पुलिस की तरफ से ये पुलिस ने भी ये कहा है। तो ये कह रहे कि हम बचे हुए हैं, लेकिन हम किस तरह से जी रहे हैं ये आप सोच ही नहीं सकते कि हम जिंदा तो है, लेकिन क्या इस तरीके से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी छीन चुके हैं, और उनको जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर जो भी हो रहा है इन सारी चीज़ों के लिए, जो ये भी अभी बता रहे थे। तो मैं उनसे भी पूछती हूँ कि ये साथ ही ये भी कहिए कि बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है कि कैमरे के सामने आकर अपनी बात रखें, और हम इन दोनों के साथ हैं कि इन्होंने
कोशिश की है कि इस तरह के मंच पर आके देश की जनता के सामने अपनी बात रखें, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ये राष्ट्रपति से मिलकर भी आई है। तो अब जो बात महिलाओं के आंदोलन की हो रही है संदेश खाली में, किस तरह से इन लोगों को वहाँ निशाना बनाया गया, अगर हम अपने दर्शकों को, ये हमारे दर्शकों को बता पाए तो। ওনারা বলছেন যে এক তো আপনারা খুব সাহস দেখিয়েছেন যে এখানে এসছেন, আপনি রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের সঙ্গেও দেখা করেছেন, আর মিডিয়ার সামনে এসে আজকে এই সব কথাগুলি যে আপনারা বলছেন, তো ম্যাডাম বলছেন যে আপনারা খুব সাহস দেখিয়েছেন। উনি আপনাদের জিজ্ঞেস করছে যে কি মহিলাদের উপরে খাস করে এখানে কি করে টার্গেট করছে ওরা, মানে মহিলাদের কি বেশি ওরা শেখ শাহজাহানের লোকেরা কি টার্গেট করছে, তো কি কি করে আপনাদের সঙ্গে ওটা ওরা জিজ্ঞেস করছে। মহিলাদের উপরে অত্যাচার করছে, ওরা মহিলাদের দেখে দেখেই অত্যাচার করছে, মহিলাদের লাঠিচার্জ করে মারছে। ওরা ওর শেখ শাহজাহানের যে ভাই আলমগীর আর হচ্ছে সিরাজউদ্দিন, ওরা মেয়েদেরকে মারছে। আবার তুলে নিয়ে গিয়ে যদি ওরা ওদের কথা অনুযায়ী এখন আমরা যে আন্দোলন করেছি, ওরা তুলে নিয়ে গিয়ে বাচ্চাদের, আমাদের যে বাড়িতে বাচ্চা আছে না, ওই বাচ্চা আমরা তো বাচ্চা রেখে দিয়ে আর আন্দোলন করতে পারছি না, আমরা বাচ্চাটাকে নিয়ে গিয়ে কোলে নিয়ে গিয়ে যে আন্দোলন করছি, রাত্রিরে এসে রাত 12টার সময় এসে আমরা যে কজন মহিলা আছি, মহিলাদেরকে প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে হুমকি দিচ্ছে, আপনারা যে এই যে আন্দোলন শুরু করেছেন, প্রত্যেকের বাড়িতে বাচ্চা আছে, বাচ্চার পুরো লাশ পড়ে যাবে কাল থেকে যদি তোমরা আন্দোলনে যাও, এরকম ভাই আমাদের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। जी, तो एक तो उन्होंने कहा कि फिजिकली वो मार रहे हैं, लाठी से मारते हैं, बीट करते हैं। दूसरा, अगर वो जाने के लिए रेडी नहीं होते तो उनको खींच के किडनैप जैसे उनको लेके जाते हैं। और दूसरी बात है कि इनके सबके बच्चे हैं, तो जब ये महिलाओं ने जब ठाना कि हम आंदोलन करेंगे इन यातनाओं के खिलाफ, तो बोले कि हमारे बच्चे सेफ नहीं है, क्योंकि आज भी उनके घरों में धमकी दी जा रही है कि अगर आप लोगों ने आंदोलन किया तो हम आपके बच्चों को हम मार डालेंगे। तो बोलते हम बच्चों को घर छोड़ के बाहर नहीं आ सकते। आमतौर पे हम देखते कि अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो बड़े बाहर आते हैं, लेकिन इनके केस में अपने बच्चों को साथ लेके जाते, क्योंकि बच्चे घर में सेफ नहीं है अगर ये बाहर आई है तो इस तरीके से महिलाओं को टारगेट खास करके किया जा रहा है। और कोशिश यही होती कि ना सिर्फ पुरुष सदस्य जो परिवार के हैं उनको जो वो कह रहे हैं वो उनको मानना होगा, बल्कि महिलाओं को भी टारगेट किया जा रहा है। और ये तमाम आरोप भी लगे हैं, यौन शोषण के भी आरोप लगे हैं वहाँ पर स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं नेताओं पर। हाँ, ये घटना आज का नहीं, लास्ट 10-12 साल से हो रहा है। एक्चुअली कि वो जो लोकेशन है, जियोग्राफिकल जो लोकेशन है, वो लोकेशन बड़ा कठिन है कि वहाँ 3 नदी है, 3 नदी के बीच में 9 द्वीप है, उस द्वीप के अंदर ये सब लोग रहते हैं। उनमें वो नदी पार करने के लिए जितना जेटीज़ है, वो सारे जेटीज़ उन्हीं लोगों को कंट्रोल करते हैं, जो अगर ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कौन आ रहा है, कौन बाहर जा रहे हैं, सभी हिस्से वो रखते हैं। उनके साथ साथ अगर उनको किसी के ऊपर संदेह होते हैं कि हाँ कुछ चीज़ें ये यहाँ से लेकर बाहर जा रहे हैं, तब वहीं उसको बांध कर पीटते हैं। तो इससे दौरान क्या है कि बाहर के साथ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब बाहर का एडमिनिस्ट्रेशन का कनेक्शन है, बट वहाँ जो पुलिस प्रशासन है, जितना जो प्रशासन है बाहर से तो कह रहे हैं कि हम सपोर्ट दे रहे हैं, बट अंदर में ये क्या हो रहा है, ये जो अब महिलाएं देख रहे हैं, ये सारे छुप छुप के वहाँ से 6 महिलाएं बाहर आए हैं यहाँ आने के लिए। एक टाइम से नहीं आया, 6 अलग अलग टाइम से बाहर आना पड़ा कि वो लोग ना समझ जाएं कि एक बाहर जा रहे हैं दिल्ली तक आने के लिए। हाँ, ये आज की मुलाकात के लिए आप कह रहे हैं, वो भी छुप छुप के बाहर निकले। हाँ, वो भी छुप छुप वहाँ 3 अलग अलग सेशन में वो लोग आए हैं। एक दिन पहले कोलकाता में रह चुके हैं, उसके बाद वहाँ से रात का फ्लाइट पकड़ के हम यहाँ सुबह का फ्लाइट पकड़ के यहाँ हैं, और 3 रात को फ्लाइट पकड़ के यहाँ आए हैं। तो ये जो सारे हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ दिखाना चाहते हैं, मतलब ये छुपाने चाहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ का हालत इतना बुरा है, हम बता नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक संदेश खाली है,
बंगाल में जो बॉर्डर से इन महिलाओं की हिम्मत की दाद है, जैसे कि हमने पहले कहा कि देना चाहिए कि आप लोग दिल्ली तक पहुंच पाई हैं अपनी बात रखने के लिए और राष्ट्रपति के पास पहुंचाया है अपनी शिकायत को, उनकी हस्तक्षेप की मांग की है। उम्मीद करते हैं जल्द ही आपको अपने इलाके में इंसाफ और न्याय मिले। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया के स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का, और आपका भी शुक्रिया। और संदेश खाली एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीति भी पश्चिम बंगाल में गरमा रहा है। लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये मुद्दा वाकई क्या चुनावी मुद्दा बनेगा इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही बड़ा सवाल ये है कि जो महिलाओं का आंदोलन वहाँ चल रहा है अन्याय को लेकर, शोषण को लेकर, उसका इंसाफ इन लोगों को वहाँ पर ज़मीन पर कब मिलेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने इस मामले में एसबीआई से पूछा है कि हमारे आदेश के तहत चुनावी बॉन्ड का खुलासा क्यों नहीं किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सारी जानकारी चुनाव आयोग से साझा करनी चाहिए थी। एसबीआई बॉन्ड नंबर का खुलासा करे, इससे पता चल सकेगा कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। आगे कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया है और सुनवाई की अगली तारीख सोमवार यानी कि 18 मार्च को तय की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। सबसे पहले उन्होंने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रैली की। उन्होंने कहा कि आज देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है वह बहुत दूर तक जाने वाली है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने देश को तोड़ने का सपना देखने वालों को नकार दिया है। अब तमिलनाडु के लोग भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के आईएनडीआई गठबंधन का सारा घमंड तोड़कर रख देगा। आप देख रहे हैं 5 की बात। और वो खबर उत्तर प्रदेश की, जहां के बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मां पतेश्वरी देवी विश्वविद्यालय की नींव रखी और इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। नौजवानों के भरोसे के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे।